फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा बबीता डॉक्टर से बोली तो अब मैं क्या करूं? करना क्या है? आरती को अपनी बहू बनाकर घर ले आओ, बच्चे को अपनाकर उसकी दादी बन जाओ, डॉक्टर बोली। अब आगे डॉक्टर की बात सुनकर बबीता बोली, तो क्या आरती मेरी बहू बनने को राजी होगी? जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। वो अगर मयंक से प्यार करती होगी तो जरूर राजी होगी, डॉक्टर बोली। लेकिन मैं उसे कैसे बात करूं? मैंने उसका कितना अपमान किया है, बबीता बोली। तुम उससे प्यार से बात करोगी तो तुम्हारी सारी पुरानी बातों को भूल जाएगी, डॉक्टर बोली। तो फिर मैं अभी आरती के पास जाती हूँ, बबीता बोली। ये ठीक नहीं रहेगा। जब पवित्रा यहाँ काम करने आए तो उससे कहना कि वो आरती को यहाँ ले आए, डॉक्टर बोली। अगर आरती ना मानी तो, बबीता बोली, वो मान जाएगी, बस तुम कोशिश तो करो एक बार उसे मनाने की, डॉक्टर बोली। फिर जब पवित्रा काम पर आई तो बबीता ने पवित्रा से कहा, पवित्रा एक बात बोलूं? जी कहिए, मैं गलत थी। आरती गंगा जल की तरह पवित्र है। अगर तुम आरती को यहाँ ले आओ तो मैं उसे माफी मांग लूंगी, क्योंकि मैंने उसका अपमान करके बहुत बड़ी भूल की है। मैं उसे पापिन समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, बबीता बोली। ये आप क्या कह रही हैं? पवित्रा बोली। मैं सच कह रही हूँ, बबीता बोली। तो क्या आपको पता चल गया है कि आरती के पेट में किसका बच्चा है? पवित्रा ने पूछा। हाँ, बबीता बोली। तो कौन है उस बच्चे का बाप? पवित्रा ने पूछा। और कोई नहीं, मयंक ही उसके बच्चे का बाप है, बबीता बोली। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? पवित्रा बोली। ऐसा ही हुआ है पवित्रा, बबीता बोली। तो आप क्या करेंगी? पवित्रा ने पूछा। तुम पहले आरती को यहाँ ले आओ, जो भी कहना है मैं उसी से कहूँगी, बबीता बोली। जी ठीक है, लेकिन वो ना आई तो, पवित्रा बोली। उससे कहना कि उसके होने वाले बच्चे की दादी ने उसे बुलाया है, ये सुनकर वो जरूर आएगी, बबीता बोली। सच? तो क्या आप आरती को अपनाने के लिए तैयार हैं? पवित्रा ने पूछा। हाँ, वो ही मेरी बहू बनेगी, बबीता बोली। फिर बबीता ने पवित्रा को अपनी कार से भेजा। आरती और पवित्रा कार में बैठकर वापस आई। आरती बबीता के सामने आई और उसके पैर पकड़कर रोने लगी। फिर बोली, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। मैं छोटे बाबू को चाहने लगी थी, उनकी मासूमियत ने मेरा मन मोह लिया था। उस दिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और मैंने उन्हें खुद को सौंप दिया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे ये सच्चाई उसी दिन बता देती तो बात इतनी नहीं बढ़ती, बबीता बोली। मैं बहुत डर गई थी। मैं छोटे बाबू पर कोई भी लांछन नहीं लगाना चाहती थी। गलती मेरी थी, तो मैं ही उस सजा की भागीदार थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया, आरती बोली। कोई बात नहीं, मैं सब समझ गई। तो अब बताओ, तुम मेरी बहू बनना चाहोगी? सारी उम्र मेरे मयंक का ख्याल रख सकोगी, बबीता बोली। उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। इतना कहते कहते आरती की आंखें भर आई। अभी सोच लो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेरा मयंक कैसा है, बाद में मुकर मत जाना, बबीता बोली। चाहे तो आप लिखवा लीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ूंगी, आरती बोली। तो फिर अंदर जाओ, मयंक भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने उसे कह दिया है कि आरती से तुम्हारी शादी होने वाली है, बबीता बोली। ये सुनकर आरती शर्मा गई तो पवित्रा बोली, अब शर्माती क्या है, जा भीतर जा और मयंक भैया से मिल ले। फिर आरती मयंक के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि मयंक अपना सामान व्यवस्थित कर रहा था। उसे ऐसे देखकर आरती बोली, क्या हो रहा है? मयंक पीछे मुड़ा और आरती को देखकर बोला, तुम आ गई आरती, मैं कमरा ठीक कर रहा था। मम्मा बोल रही थी अब हमारी शादी होने वाली है तो मुझे जिम्मेदार बनना पड़ेगा, इसलिए जिम्मेदार बन रहा हूँ। तब आरती बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? मयंक बोला। नहीं, कभी नहीं, आरती बोली। और फिर आरती और मयंक की शादी हो गई। पवित्रा ने फिर बबीता का घर ये कहकर छोड़ दिया कि अब मेरी सहेली इस घर की छोटी मालकिन बन गई है, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती और मालकिन कहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब भी जी करेगा तो मैं आप लोगों से मिलने आ जाया करूंगी और जब आरती की संतान होगी
तो मैं जी भर कर नाचूंगी और आप लोग भी मुझे भूल मत जाना। इस तरह से उस दिन के बाद पवित्रा ने उस घर को छोड़कर एक लेखिका के घर का काम पकड़ लिया, जो कि संपादक भी थी। उनकी उम्र 50 के ऊपर की थी। उनका नाम सुकन्या था। वे तलाकशुदा थी। वे समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, जो कि उनके पति को ये पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया और अपनी बच्चियों के साथ अपनी बूढ़ी माँ के घर में रहने लगी। हालांकि उनके पति अक्सर अपने बच्चों से मिलने उनके घर आते रहते। सुकन्या जी की विधवा और बूढ़ी माँ तो चाहती थी कि सुकन्या अपने पति को तलाक ना दे, लेकिन सुकन्या नहीं मानी। सुकन्या जी की 2 बेटियां हैं। वे अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है। बड़ी बेटी पिंकी लगभग 21 साल की है और कॉलेज में पहुंच गई है। साथ साथ में ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही है। और छोटी बेटी रिंकी अभी 10वीं में है और उसकी उम्र लगभग 16 साल की है। उनका हंसता खेलता परिवार है। बस कभी कभी सुकन्या जी और पिंकी के बीच इसीलिए बहस हो जाती है, क्योंकि पिंकी अपने काम की वजह से घर आने में लेट हो जाती है, तो सुकन्या जी उस पर बहुत गुस्सा करती है। उन्हें पसंद नहीं कि जवान बेटी घर देर से लौटे, लेकिन पिंकी का काम भी कुछ ऐसा है कि उसे देर हो ही जाती है। पिंकी की एक बहुत अच्छी दोस्त है प्रीति, तो पिंकी अक्सर उसके साथ ही घूमने जाती है। दोनों साथ साथ कॉलेज में भी पढ़ती हैं और ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही हैं, इसलिए दोनों अक्सर साथ में रहती हैं। प्रीति की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुकी है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का व्यवहार प्रीति के लिए अच्छा नहीं है। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए उनके पास अपनी बेटी प्रीति के लिए समय ही नहीं है। इसलिए वो जब चाहे जहाँ घूमती है और चाहे जिसके साथ भी पार्टियां करती है। कभी कभी तो वो अपने पिता के कमरे से शराब की बोतल भी उठा लाती है और फिर प्रीति और पिंकी दोनों मिलकर शराब पीते हैं। जब कभी पिंकी शराब के नशे में घर लौटती तो सुकन्या जी उस पर बहुत गुस्सा करती। सुकन्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि पिंकी प्रीति के साथ रहे। सुकन्या को प्रीति की आदतें अच्छी नहीं लगती। उनकी नजरों में प्रीति एक रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी है, लेकिन पिंकी को प्रीति पसंद है। वो उसकी दोस्ती नहीं छोड़ना चाहती। फिर सुकन्या ये सोचकर समझौता कर लेती है, चलो कम से कम उसकी बेटी पिंकी का कोई लड़का दोस्त नहीं है, लड़की ही दोस्त है। सुकन्या को लगता है कि इतनी ही गनीमत है, नहीं तो आजकल की लड़कियों को तो देखो, दिन भर लड़कों के साथ घूमकर माँ बाप का नाम बदनाम करती है। अभी पिंकी की उम्र कच्ची है, इसलिए वो थोड़ी नासमझ है। कॉलेज पूरा होते ही समझ आ जाएगी। जब कभी प्रीति उनके घर आती तो बड़े अदम से सुकन्या जी और उनकी माँ के साथ पेश आती। इसलिए सुकन्या सोचती है शायद बिन माँ की बच्ची है, इसे अच्छा बुरा और दुनियादारी के बारे में सिखाने वाला कोई नहीं है, इसलिए शायद ये इतनी अल्हड़ है। मन की बुरी नहीं है, बस थोड़ी हरकतें ही अजीब है इसकी। पवित्रा उनके घर में काम कर रही थी। पवित्रा को वो घर अच्छा लगने लगा था, क्योंकि सुकन्या जी पवित्रा को कुछ कहती नहीं थी। सुकन्या जी की माँ को भी पवित्रा दोनों बेटियों की तरह नानी कहकर ही पुकारती थी। उसके ना तो दादी थी और ना ही नानी। सुकन्या जी की माँ निर्मला से मिलकर पवित्रा को लगा कि नानी ऐसी होती है और निर्मला जी की बहुत सेवा करती। और निर्मला जी पवित्रा को अपने जमाने की कहानियां सुनाया करती कि पहले तो ऐसा होता था, पहले तो वैसा होता था। उस जमाने में बत्ती नहीं होती थी, हम लोग लालटेन और डिबरी जलाकर रोशनी किया करते थे। कुओं से पानी खींचना पड़ता था और घर की चक्री पर गेहूं पीसकर आटा निकालना पड़ता था। वो बताती थी कि उनकी सास इतनी खराब थी, घी, अचार और गुड़ वगैरह एक कोठरी में ताले के भीतर रखती थी। मजाल की हम बहुएं किसी पड़ोसन से बात करके अपना दुखड़ा रोले पिटाई तक कर दिया करती थी। फल मिठाइयाँ खाने को हम तरस जाते थे। तेरे नाना जी तो अपनी माँ के सामने चू भी नहीं करते थे, सास मिलने ही नहीं देती थी। रात में कभी कभार आते तो 2-4 बातें तभी होती, वो भी खुसर फुसर। पवित्रा नानी से इतनी खुल गई थी कि उनसे हंसी मजाक भी कर लिया करती। और सुकन्या की दोनों बेटियां भी पवित्रा को पसंद करती थी। पिंकी अपने पुराने कपड़े, इयररिंग्स, जूते, चप्पल पवित्रा को दे दिया करती थी। वे ज्यादा पुराने नहीं होते थे, केवल 1-2 बार के पहने हुए होते थे, इसलिए पवित्रा उन्हें रख लिया करती। और सुकन्या की छोटी बेटी रिंकी ने
पवित्रा को पढ़ना लिखना भी सिखा दिया था। अब पवित्रा फटाफट लिख पढ़ लेती थी। इसीलिए पवित्रा ने अब अपने घर पर अखबार मंगाना शुरू कर दिया था और सारी खबरें चटकारे लगा लगा कर अपनी माँ सरिता को सुनाती। सुकन्या कभी कभी पवित्रा से मजाक में कहती, पवित्रा तो पढ़ना लिखना भी सीख गई है तो कभी अपनी आत्मकथा लिखना, मैं इसे किताब के रूप में छपवा दूंगी। तब पवित्रा कहती, जी आंटी, मन तो है कि अपनी जिंदगी के बारे में सबको बताऊं। तब सुकन्या जी कहती, हाँ जरूर, तुम अपनी आत्मकथा लिखोगी तो सुपर हिट होगी, क्योंकि सब इस विषय में जानना चाहते हैं। मैं तो कब से सोच रही हूँ कि इस विषय पर कुछ लिखूं। आपकी इच्छा मैं कभी ना कभी जरूर पूरी करूंगी, पवित्रा कहती है। और ऐसे ही अब पवित्रा की जिंदगी ने एक सही मोड़ ले लिया था। इसी बीच सुकन्या के एक जान पहचान वालों के यहाँ सुकन्या अपने परिवार के साथ मिलने गई। उनके यहाँ एक रसोइया काम करता था जिसका नाम रामू था। वो ब्राह्मण जाति से था और उस परिवार में 4 सालों से रह रहा था। पूरा परिवार रामू की तारीफ करते नहीं थकता। रामू खाना भी बहुत अच्छा बनाता था और पूरे परिवार का खाना यूं ही चुटकियों में तैयार कर देता। पवित्रा ने उसे देखा तो पवित्रा को अच्छा लगा। रामू था भी बहुत हंसमुख और यूं चुटकियों में सबका दिल जीत लेता और उसने पवित्रा का भी दिल जीत लिया। पवित्रा उसे पसंद करने लगी और वो भी पवित्रा को पसंद करने लगा। लेकिन पवित्रा को उसके ब्राह्मण होने पर डर था और इसीलिए अगर ये बात शादी तक पहुंची तो क्या रामू के घर वाले उसे अपना लेंगे। तब इस बात पर रामू कहता, तुम चिंता मत करो, मेरे घर वाले तुम्हें जरूर अपनाएंगे। और इस तरह से पवित्रा की प्रेम कहानी आगे बढ़ चली। वह खुद को बहुत ही खुशनसीब समझने लगी। लेकिन कहते हैं ना, सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं। यही पवित्रा के साथ भी हुआ। वो एक रोज जब सुबह सुबह सुकन्या जी के यहाँ काम पर पहुंची तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। वो बहुत परेशान हो गई, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। वो पड़ोसियों के पास पहुंची और पड़ोसियों ने पुलिस को बुलवाया। पुलिस ने दरवाजा तोड़वाया तो देखा कि सारा परिवार जख्मी हालत में है। उस रात सुकन्या के पति भी घर आए थे क्योंकि रिंकी का बर्थडे था। इसलिए पुलिस ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाई और सबको हॉस्पिटल भेजा। लेकिन उनमें से केवल पिंकी ही बच पाई थी, बाकी कोई भी नहीं बचा था। ये सुनकर पवित्रा के होश उड़ गए और वो रोने लगी। पुलिस ने पवित्रा से पूछताछ की और उसने सब कुछ बता दिया। फिर पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की कि आखिर पूरे परिवार को कौन मार सकता है। सभी जख्मी हालत में मिले। इधर पवित्रा अपनी माँ सरिता से लिपट लिपट कर बहुत रोई। इधर पुलिस की तहकीकात जारी थी। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब किसने किया। जब पिंकी थोड़ी स्वस्थ हुई तो उसे पूछताछ की गई। तब वह बोली, हम सब तो बर्थडे के बाद खाना खाकर लेट गए थे। मुझे कुछ नहीं मालूम कि उसके बाद क्या हुआ। शायद हमारे खाने में कुछ था जिससे हम सब गहरी नींद में सो गए। खाने की फोरेंसिक जांच में पाया गया कि उस खाने में सचमुच बेहोशी की दवा थी। तब खाना डिलीवरी बॉय और केक डिलीवरी बॉय से भी पूछताछ हुई और वे बोले कि हमसे केक और खाना तो गेट पर किसी लड़की ने ले लिया था, उसने ही बिल पे किया था। पुलिस ने दोनों डिलीवरी बॉय से उस लड़की का हुलिया पूछा और पिंकी का फोटो दिखाया तो वे बोले ये तो वो लड़की नहीं और जो हुलिया उन्होंने बताया था वो पिंकी नहीं कोई और थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।